नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भाई, तो आज आरपीएफ कांस्टेबल की बात करेंगे। आपको पता ही है कि आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल 4208 वैकेंसीज निकली हैं, 4200। और वैसे मैं वीडियो बना के सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि एग्जाम कब होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है। मतलब जहां तक है हर छोटी से छोटी चीज पे हमने बात करी है। बट एक चीज के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते थे कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, उन पर हम बात करेंगे। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। ये मैंने जो फोटो है ये आरपीएफ के इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम की डेट नहीं बताई गई है, बट आप मान के चलें कि आने वाले 4 से 5 महीने अभी आपके पास हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है। लेवल 3 जॉब है रेलवे में। 21,700 का बेसिक पे है। ये बेसिक पे है, सैलरी नहीं है ये। और 18 से 28 साल की उम्र है। 4,208 भर्तियां हैं, है ना। 3 साल का केवल इस साल एज रिलैक्सेशन है, फायदा उठा लेना भाई, क्योंकि अगले साल 18 से 25 का ही आएगा। अगला नोटिफिकेशन 18 और मैक्सिमम 25 वही आना है। वैकेंसीज कितनी है तो वो मैं बता चुका हूं, 4,208। 18 से 28 साल इसकी उम्र है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। सैलरी 21,700 नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बेसिक पे है। फिर आपको पता है कि महंगाई भत्ता है ना, शहर जो सीसीए होता है, अलग सुविधाएं होती है, तो आप समवेयर 30,000 से 35,000 के आसपास आराम से उम्मीद कर सकते हो सैलरी की। 30,000 से 35,000 के आसपास सैलरी रहेगी स्टार्टिंग, और कांस्टेबल के हिसाब से अच्छी है। अगर आप राज्य की कांस्टेबल की सैलरी देखेंगे तो इससे कम ही मिलेगी, है ना। तो ये इस मामले में अच्छा है। और इवन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की सैलरी भी राज्य के सब इंस्पेक्टर से ज्यादा ही होती है। ठीक है। तो सारी सुविधाएं मिलने के बाद 30-35,000 प्लस सुविधाएं ऊपर नीचे रहेंगी। क्वालिफिकेशन क्या है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10वीं है। ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे वो नहीं लिखा है। चलो ठीक है, 10वीं आपका इसमें होना चाहिए, 10th आपका पास है, हो जाएगा। एग्जाम प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए, इसका एग्जाम में सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको हम सीबीटी कहते हैं। सीबीटी के बाद सीधा फिजिकल है। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। कुछ उसमें नया नहीं है, ना कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है ना। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना, उसमें समय लगेगा थोड़ा सा। 90 मिनट का एक सिंगल पेपर है, 120 सवाल होते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और पूरी मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर बनेगी। और परीक्षा का स्तर भी 10वीं स्तर का रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो जीएस के, जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 35-35 सवाल, 120 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, 1.5 घंटे का 90 मिनट का समय आपके पास रहेगा। क्लियर है? समझ गए इतनी बात सभी? और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग तो है। अब रेलवे ने जो सिलेबस दिया है वो देख लो। अंक गणित के 35 सवाल हैं, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 35 सवाल हैं, जागरूकता के 50 सवाल हैं। अब हम, ये तो इन्होंने बताया, अब आप हमारे हिसाब से सुन लो कि इसका सिलेबस कैसा आता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी टीम ने जो पूरा एनालिसिस करा है वो आपके सामने है। चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं तो देखिए, अरिथमेटिक भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, रेशो अनुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट। और यहां पे हमने लिखा भी है, नंबर सिस्टम के 2 से 3 सवाल, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 सवाल, है ना, दशमलव भिन्न यानी 1-2 सवाल आपको लगभग हर परीक्षा से देखने को मिलेंगे, है ना। हर चैप्टर में आपको मिलेगा साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, औसत आयु, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेल, डीआई, क्षेत्रमिति, विविध। अब मैं आपको यह चीज बता दूं, कुछ काम की बातें आपके लिए। देखो भाई, मैथ्स 2 हिस्से में बटा होता है, एक को हम अरिथमेटिक कहते हैं और एक को एडवांस कहते हैं। मैं क्यों बार बार आपको रेलवे के लिए इतना ज्यादा जागरूक करने में लगा हूं, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है और मैथ्स बहुत ज्यादा आसान आता है। आप पुराने पेपर लगा के देखना, आपको लगेगा कि यार कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, कितने सामान्य से सवाल आते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें एडवांस मैथ्स काफी कम आता है। मतलब नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, बस इस प्रकार के क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। बहुत हाई लेवल के एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इनके सवाल न के बराबर आपको मिलेंगे। तो इंग्लिश नहीं आती, मैथ्स बहुत ज्यादा आसान आता है, और उसमें भी एडवांस मैथ्स ना के बराबर आता है। तो पूरा मैथ्स आप अरिथमेटिक के दम पे कर सकते हो, अरिथमेटिक के दम पे आराम से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ये इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्लियर है? ठीक है। तो अरिथमेटिक में तो सब पढ़ना है, परसेंटेज, रेशो। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कभी भी अरिथमेटिक अच्छा करना हो तो 2 चैप्टर्स पे काम करिए। सबसे पहले आप अगर मुझसे पूछेंगे कि सर सबसे पहले कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए मैथ्स में, तो आप याद रखिए रेशो और परसेंट। रेशो और परसेंटेज पढ़ने के बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, आपसे बनेगा। अरिथमेटिक की बात कर रहा हूं, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मिश्रण, आयु, औसत, लाभ हानि, सब कुछ भी पढ़ लो। 2 चैप्टर्स आपके सबसे मजबूत होने चाहिए, रेशो और परसेंटेज। और जब भी मैं मैथ्स की क्लास लेता हूं, रेशो परसेंटेज ही सबसे पहले शुरुआत करता हूं, ये आपको पढ़ना चाहिए, है ना। अगर एडवांस के आप पूछेंगे तो वैसे तो एडवांस में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एडवांस में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए। नंबर सिस्टम आप पढ़े, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़े, उसके बाद फिर आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े, उसके बाद फिर मेंसुरेशन पढ़े। इतने में तो आपका एडवांस का काम ही खत्म हो जाएगा। मेजर चैप्टर्स तो यही है ना, और अरिथमेटिक में सारे हैं। तो अगर आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा मेहनत करे बिना
आसान लेवल के प्रश्नों के दम पे अगर आपको निकालना है तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है। इंग्लिश आपकी समस्या है, इंग्लिश के बिना वाला कोई एग्जाम चाहिए कि बिना इंग्लिश पढ़े भारत में 30-35 हजार की सरकारी नौकरी मिल जाए शुरुआत की, तो ये एक बहुत अच्छी परीक्षा है आरपीएफ कांस्टेबल। और मैथ से रीजनिंग इतना ज्यादा आसान आता है कि आप पेपर देखोगे तो आधे सवाल तो बिना पढ़े कर दोगे, क्योंकि रीजनिंग पूरी लॉजिकल होती है। मेहनत करनी है तो मैथ्स में और जीएस और साइंस में, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये तो हो गए सारे टॉपिक्स, सारी चीजें जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए, है ना। आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सबके। डीआई है, क्षेत्रमिति है, इसके अलावा तो बाकी ये सब अपने अरिथमेटिक है, इधर भी सब अरिथमेटिक है, बस ये शुरुआत के ऊपर के टॉपिक जो है वो एडवांस के हैं, है ना। तो लगभग 20-25 टॉपिक्स हैं, वो आपको सारे पढ़ने हैं और बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, सामान्य से प्रश्न आएंगे। और इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स देखा करो। प्रीवियस पेपर्स देखोगे, दो फायदे होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लेवल पता चलेगा। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन इस बार लेवल थोड़ा सा बढ़ के आएगा। लेकिन कितना भी बढ़ के आ जाए, अगर 10th लेवल का एग्जाम है, वो क्लियर कहते हैं कि 10वीं स्तर का पूछेंगे, तो वो कुछ भी कर ले पेपर कठिन बना ही नहीं सकते, क्योंकि 10वीं स्तर तक का ही पेपर बनाना है, उसमें कठिन कर ही नहीं सकते। तो कुछ भी कर ले, मैथ्स आसान रहेगा तो रहेगा। रीजनिंग के बारे में आपको मैं बता देता हूं, रीजनिंग पे एक नजर डाल लीजिए। एनालॉजी, वर्गीकरण, है ना, विजुअलाइजेशन रिलेटेड, ओरिएंटेशन, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिव ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट, सिलोलिज्म, है ना, ये सारे चैप्टर्स आपके रहेंगे। और रीजनिंग में तो आज तक मुझे कोई मिला नहीं जो कहे कि मुझसे रीजनिंग नहीं बनती, रीजनिंग का तो कभी टेंशन ही नहीं लेना है ना। और आपको एक बात मैं बता दूं, सब इंस्पेक्टर लेवल का पढ़ोगे तो कांस्टेबल उसके अंदर कवर हो जाएगा, है ना। एसआई लेवल की तैयारी करिए, कांस्टेबल उसके अंदर कवर है, क्योंकि एसआई का पेपर थोड़ा सा ज्यादा लेवल रहेगा कांस्टेबल के कंपैरिजन में। तो दोनों के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना है। जैसे हम जो बैच लेकर आ रहे हैं आरपीएफ का 25 तारीख वाला, उसमें एसआई लेवल ही पढ़ाएंगे हम आपको, ताकि थोड़ा सा उससे दो फायदे हैं, एसआई के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी बात की पिछले साल से पेपर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, तो लेवल बढ़ के पढ़ेंगे तो आप दोनों केस में फायदे में रहेंगे। इसलिए एसआई लेवल का पढ़िए, कांस्टेबल उसके अंदर कवर होगा। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, एसआई और कांस्टेबल का सिलेबस 100% सेम है। वही के वही टॉपिक्स आपको सब इंस्पेक्टर में भी पढ़ना है, अलग कुछ पढ़ना ही नहीं है, वही के वही टॉपिक्स हैं, बस थोड़ा सा लेवल 20 से 21 हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं बिंदास रूप से। और तीसरी बात कर लेते हैं सामान्य जागरूकता, जिससे 50 सवाल आपके पूछे जाएंगे। उसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, तो हमारे टीचर्स वैसे यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, और हम अलग अलग विषयों का, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, सबके टॉपिक्स दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप अगर कोर्स में होंगे तो ये सब मिलेगा ही, और नहीं तो मैं अलग से यूट्यूब पे सभी टीचर्स को कहूंगा वो अपने अपने विषय के वीडियोस बना देंगे, तो आप देख लेना। तो आपको इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी यानी संविधान, है ना, राजनीति और संविधान, इसके अलावा स्पोर्ट्स, सामान्य विज्ञान, अब सामान्य विज्ञान में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, ये सब इतने विषय पढ़ोगे तो आपके 50 नंबर कवर होंगे। मैं आज ही शाम को 5 बजे रेलवे के बच्चों को पढ़ा रहा था फाउंडेशन बैच में, ऑफलाइन हमारे इंदौर सेंटर पे। तो मैंने उनको एक बात कही, आपको भी बता रहा हूं, आपके भी बहुत काम की है भाई। एक बात समझो, मैथ्स सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, उससे कितने प्रश्न आएंगे, 35। रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, उससे कितने प्रश्न आएंगे, 35। और जनरल अवेयरनेस में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और 11 विषयों से 50 प्रश्न आएंगे। यूट्यूब पर आपको कैसे गुमराह किया जाएगा जीएस के कई शिक्षकों के द्वारा कि भाई जीएस साइंस के पीछे पागल कर देंगे आपको, यह सच्चाई कोई नहीं बताएगा कि 50 प्रश्न 11 सब्जेक्ट में से आएंगे, और यहां अकेले मैथ्स से 35 प्रश्न आएंगे। एक विषय से 35 प्रश्न और 11 विषय से 50 प्रश्न। अब आप खुद सोचो इंपॉर्टेंट क्या है, किसका ज्यादा रोल है यार। 2 सब्जेक्ट पढ़ के आपके 70 नंबर आ रहे हैं और 11 सब्जेक्ट पढ़ के आपके 50 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा घुमाया जाएगा जीएस की तरफ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जीएस पढ़ना ही नहीं है, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि पहले मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट करो। जैसे जीएस है, मैंने अभी उन्हें बैच में भी बताया था कि मान लो आपको जीए पढ़ना है, तो आप ऐसे कर लो कि भाई मैथ्स को रोज पढ़ूंगा मैं, रीजनिंग को रोज पढ़ूंगा, और जीए में से 2 चीज उठा लो। मान लो आपने कहा ज्योग्राफी और बायो, तो मैं सिर्फ इन 4 विषयों पे काम करूंगा जब तक इनमें से कोई कंप्लीट ना हो जाए, है ना। नहीं तो हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं जीएस है, 50 प्रश्न है, इसको पढ़े। जीएस का अंत नहीं है, जीएस अनलिमिटेड है, इसका कोई अंत ही नहीं है ना। मैंने ये भी उदाहरण दिया था कि तुम अकबर के बारे में कितना ही पढ़ जाओगे, ठीक है, कितनी ही डिटेल पढ़ जाओगे, पेपर बनाने वाला बोलेगा अकबर की सबसे पसंदीदा तलवार का वजन बताओ। मान लो वजन भी तुम्हें याद है, तो बोलेंगे उस तलवार पे जो 5 रत्न जड़े हुए थे उनमें से पहले नंबर पे सबसे भारी कौन सा था। जीएस का कोई अंत है क्या भाई? जीएस का अंत नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जीएस बहुत थ्योरेटिकल है, और जहां थ्योरी है वहां अनंत है। पढ़ना सब है,
ऐसा नहीं है कि जीएस पढ़े बिना सिलेक्शन ले लोगे। मैं बात कर रहा हूं प्रायोरिटी की, प्राथमिकता की। पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, पढ़ना सब है, पर पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को उठाना है। ऐसा ना हो जाए कि जीए को एक विषय मान के इसमें ही आप आने वाले 4-6 महीने खराब कर दो। ठीक है, इतिहास कितना ही पढ़ लोगे, 3 सवाल या 4 सवाल आएंगे। ठीक है, और मैथ्स पढ़ोगे तो 35 सवाल आएंगे, रीजनिंग पढ़ोगे तो 35 सवाल आएंगे, ज्योग्राफी कितना ही पढ़ोगे, 4 या 5 सवाल आएंगे। और मैथ्स पढ़ना और ज्योग्राफी पढ़ना सेम है, ये 11 विषय कम नहीं है, इनका भी सिलेबस बहुत है, पर बच्चों को गुमराह किया जाता है और 4 या 5 नंबर के चक्कर में उसे ऐसा दिखाया जाता है कि बस यही सब कुछ है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, और आप मेरे कहने पे भी मत जाइए। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आप सोचना, आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए पहले क्या जरूरी है, बाद में क्या जरूरी है ना। तो इसीलिए सब इंपॉर्टेंट है, पर पहले वो पढ़ना है जिससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, है ना, और जिनकी एक सीमा है, जिनकी एक लिमिट है, जिन्हें खत्म किया जा सकता है। फिर वो पढ़ना है जिनको अनंत बस पढ़ते ही जाना है ना। मैं बता रहा हूं, इन 50 सवाल में से 5 से 8 सवाल ऐसे आएंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला भी सिर खुल जाएगा, क्योंकि पेपर बनाने वाले का टारगेट ही होता है कि ऐसे प्रश्न कम से कम कुछ तो डालें कि जो बने ही ना। उन्हें पता है कि मैथ्स और रीजनिंग में बच्चे ऐसे होते हैं कि 35 में से 35 ले आएंगे। अगर जीएस में भी 50 में से 50 ले आए तो पहले तो उस व्यक्ति की बैंड बजाएंगे कि तुमने क्या पेपर बनाया यार, बच्चों से सब बन गया। तो उसकी मजबूरी है आपको यहां काटना और आपको यहां रोकना, है ना। तो इसीलिए समझदारी के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करें, हर विषय को इंपॉर्टेंस दें, पहले उन विषय को कंप्लीट करें। 2 विषय से 70 नंबर और 11 विषय से 50 नंबर, इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचिएगा, तो आप खुद अपनी रणनीति अच्छे से प्लान कर पाएंगे, किसी के कहने पे जाने की जरूरत नहीं है ना। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा रणनीति और ये और वो पे विश्वास नहीं करता हूं। मैंने जब भी तैयारी करी है, मैंने अपनी रणनीति खुद बनाई है, पर कॉमन सेंस और लॉजिक के आधार पे, है ना, बेवकूफी के आधार पे नहीं, या किसी के कहने के आधार पे नहीं। सुनो आप सबकी, पर अपना दिमाग लगाए बिना आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना है। तो अब आपको मेरी बात समझ में आई, इस पे विचार करो, किसी और ने कुछ कहा विचार करो, फिर अपने हिसाब से एक अच्छी रणनीति बनाओ कि भाई मेरे हिसाब से क्या सूटेबल रहेगा, उसके हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई करने का तरीका रखूंगा। आप 100% सफल होंगे, बहुत अच्छे से आप एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। किसी को यूं ही कॉपी नहीं करना है, किसी के कहने पे यूं ही नहीं जाना है, दिमाग हमेशा अपना लगाना है। जब तक आप इस धरती पे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, है ना। तो अपने हिसाब से सारी चीजें सोचें, और जो लॉजिक मैंने बताया है उस पर विचार करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और एक आखिरी बात बता दूं कि ये 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो, और इसमें बच्चे लाते ही हैं। जीएस में शायद ही किसी के 50 आउट ऑफ 50 आए, पर मैथ्स और रीजनिंग में हजारों या लाखों बच्चे होते हैं जिनके पूरे 35 में से 35 आ जाते हैं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, पूरे नंबर ला सकते हो, जीएस में नहीं ला पाओगे। डालेंगे ही ऐसे सवाल कि कहीं ना कहीं तो आपको रोक देंगे। ओके, आरपीएफ में मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न टॉपिक वाइज हैं वो पूरी सीरीज में ही कराऊंगा आपको, है ना। और आपके लिए उससे ज्यादा बेटर आरपीएफ के बजाय रेलवे फाउंडेशन लोगे तो भी आप फायदे में रहोगे, क्योंकि आगे एनटीपीसी ग्रुप डी भी आना है। इसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी तैयार रहो। और अच्छी बात बताऊं, पढ़ना यही है। रेलवे की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसी में एनटीपीसी, इसी में ग्रुप डी, आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ का कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, अगर टेक्निकल सब्जेक्ट छोड़ दें, सेम सिलेबस, कोई टेंशन नहीं। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, कोई भी परीक्षा हो 4 विषय आएंगे। तो बहुत अच्छी बात है भाई, सब में आपको काम आ रहा है। इसलिए एक बार अपना बेस इतना मजबूत कर लो कि आगे 3 परीक्षाएं, 4 परीक्षाएं हैं, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चारों में एक ही परीक्षा काम आएगी। चारों में कहीं तो अपनी खूंटी टंगेगी, कहीं तो अपना नाम आएगा, वो अपने लिए काफी है ना। तो समझ गए आप, अच्छा शेड्यूल बनाइए, 6-8 घंटे पढ़ाई करिए बढ़िया, कम से कम। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं, तो उसके लिए समय और निकालना ही पड़ेगा, है ना। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी मिनिमम होनी चाहिए, इससे ज्यादा कर ले और बेहतर है ना। बाकी सभी चीजों को रोक लें कुछ दिन के लिए। मोबाइल चलाते हैं 1-2 घंटे कर लें, 4-5 घंटे 6 घंटे से अपने मोबाइल में चेक करो कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, एक दिन में कितने घंटे मोबाइल को दे रहे हो। 1 या 2 घंटे है, आप इस समय बस भगवान ही नहीं हो, लेकिन उससे कम नहीं हो, और अगर उससे ज्यादा है तो आप फिर इंसान हो, है ना। तो थोड़ा सा कम करो मोबाइल को। दोस्ती यारी, घूमना फिरना, शादी ब्याह सब बाद में। अच्छा शेड्यूल बनाओ, डिसिप्लिन मेंटेन करो और लगातार काम चलने दो, ठीक है। एक ना एक दिन जो है, देखो मैंने एक बहुत अच्छा एक फोटो देखा था कि अगर आप एक इस प्रकार के चौरस पत्थर को घिसते जाओगे ना, एक समय पे क्या होगा, आप इसको धकाते जाओगे। आज आपकी स्थिति यह है ना, एक समतल जमीन पे अगर इस चौरस पत्थर को धकाओगे तो बहुत ताकत लगेगी, पर आपने ठान लिया कि नहीं यार मुझे धकाना तो है, इसको पुश तो करना है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो थोड़ा सा घिसाते जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा घिसाएगा, फिर अगले पे क्या होगा, थोड़ा सा और घिसाएगा वो, है ना, फिर और आप ताकत लगाओगे तो एक समय आएगा कि वो राउंड हो जाएगा घिस घिस के। तो इससे ये बनने में मेहनत तो लगेगी। अभी हम ये हैं, करते रहेंगे, राउंड बन जाएंगे, राउंड बन जाएंगे, आराम से गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। मैं 8 बजे रोज आ रहा हूं, और आपको डेली रात 8 बजे विनर्स की यूट्यूब चैनल पे आ जाना है।
कल सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे और परसों में प्रीवियस पेपर सॉल्व कराऊंगा। और मैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के कुछ टॉपिक सारे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है एकदम बेसिक से इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूं 8 बजे, तो उसमें भी आपको आने की जिम्मेदारी लेनी है। इसके बाद भाई फिजिकल टेस्ट है। लड़कों के लिए 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड, लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड। लड़कों के लिए लंबी कूद 14 फीट, ऊंची कूद 4 फीट। लड़कियों के लिए 9 फीट की ऊंची कूद 3 फीट की 9 फीट की लंबी कूद 3 फीट की ऊंची कूद। इसके बाद आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, लड़कों के लिए छाती विस्तारित और अविस्तारित देख लें, इतना आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन